हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 क्वेश्चन हैं, उन सब का विश्लेषण एमसीक्यू के जरिए मैं आपको बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं बिना देर के। और पहला क्वेश्चन, देश का पहला वर्चुअल स्कूल किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? आंसर होगा दिल्ली। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है, मुख्यमंत्री दिल्ली के। इंडिया फर्स्ट वर्चुअल स्कूल इन दिल्ली, कब? 31 अगस्त को, ठीक है। और उन्होंने इसे देश का पहला ऐसा स्कूल बताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने स्कूली छात्रों, खासकर लड़कियों के लिए वर्चुअल क्लासरूम की सुविधा शुरू की है, जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रही हैं ख़ास तौर पर। और ये स्कूल उन बच्चों तक पहुंचेगा जो शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जिन तक वहाँ अप्रोच नहीं था। ओके। और ख़ास बात यह है कि ये जो स्कूल है वो दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उससे संबंधित रहेगा, सीबीएसई से संबंधित नहीं रहेगा, सीबीएसई से एफिलेटेड नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो अलग बोर्ड बना हुआ है दिल्ली का, उससे ये गवर्न होगा। तो इस समय कई सवाल उठते हैं कि क्या ये पहला वर्चुअल स्कूल है भारत का अपने तरह का? देखिए, वर्चुअल स्कूल की अगर हम व्यापक परिभाषा देखें तो इसको कहना बड़ा कठिन। वर्चुअल, देखिए, कोविड-19 महामारी जब हुई तो उस दौरान भारत के जो अधिकांश जो स्कूल थे वो वर्चुअल मोड में आ गए थे। आपने देखा होगा, आपके घर में बच्चे होंगे या आप ही अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो वर्चुअल हो गया वो क्लास, और वर्चुअल बातचीत हो रही थी टीचर्स से, तमाम क्लासेस चल रहे थे। लेकिन वो बस कोविड-19 तक था, लेकिन अब वो सारे स्कूल एक्टिव हो गए हैं। लेकिन अब दिल्ली सरकार का ये कहना है कि ये वर्चुअल स्कूल है और ये पहला है अपने आप में वर्चुअल स्कूल, ठीक है। दूसरे स्कूलों को कोविड-19 के दौरान बदला गया था वर्चुअल ढंग से, लेकिन ये पूर्ण रूप से ऐसा पहला है। तो ये पढ़ाई कैसे होगी इसमें वर्चुअल स्कूल में? तो ये जो है स्कूल जो है वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस हो पाएंगी, और अगर कोई स्टूडेंट क्लास नहीं ले पाता है तो उसके लिए अलग से रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था होगी, वेबसाइट पर अपलोड होगा। और 9th से लेकर 12th के बीच के स्टूडेंट के लिए ये शुरू किया जा रहा है। एडमिशन कैसे होगा? तो भारत का कोई भी छात्र, इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये जो वेबसाइट है dmvs.ac.in, वहाँ पर अप्लाई करके एडमिशन करा सकता है। और 13 से 18 वर्ष की आयु का कोई भी स्टूडेंट किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल या कक्षा से 8वीं पास कर चुका है तो वो एडमिशन ले सकता है। ओके, इम्पॉर्टेंट बात ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, जो कि दुनिया के अमीर व्यक्तियों की जो लिस्ट है, उसमें गौतम अडानी, जो कि उद्योगपति हैं भारत के, वो किस स्थान पर पहुंच गए हैं? अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है अगस्त 2022 में, आंसर होगा थर्ड। ये तीसरे स्थान पर पहुंचे। और द हिंदू का न्यूज़ आप देख रहे हैं, अडानी बिकम्स वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट पर्सन। और एक और बात यहाँ लिखी हुई है, फर्स्ट फॉर एन एशियन, मतलब जो दुनिया में जो अमीर लोग हैं उनमें जो तीसरा स्थान है वो पहली बार किसी एशियन ने, यानी किसी एशियाई उद्योगपति या व्यक्ति ने वो प्राप्त किया है, तीसरा स्थान। तो अडानी का जो नेटवर्थ हो गया है वो 137.4 बिलियन डॉलर का नेटवर्थ हो गया। ओके, और पहली बार ऐसा है जब कोई एशियाई व्यक्ति तीसरे स्थान पर पहुंचा है अमीर के मामले में। ओके, और फोटोग्राफ ये रहा उनका। और हम देख लेते हैं कि टोटल कितने लोग हैं, अगर टॉप 10 की बात होगी दुनिया भर में, वो कौन कौन से अमीर हैं। तो नंबर 1 पे एलन मस्क हैं, आप देख रहे हैं, इनके 251 बिलियन के साथ उनकी संपत्ति है। बर्नार्ड अर्नोल्ट 5th पे बिल गेट्स हैं, 6th पे वॉरेन बफेट हैं, 7th पे लैरी पेज हैं गूगल वाले, 8th पर हैं सर्गेई ब्रिन, 9th पे हैं स्टीव बेलमर, और 10th पे हैं लैरी एल्सन, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये एलन मस्क रहे, सेकेंड जेफ बेजोस, थर्ड पे अब गौतम अडानी आ गए हैं, भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। और ये जो तीसरे स्थान पर ये पहुँचे हैं, इससे पहले
अगर हम बात करेंगे कि भारत के उद्योगपति बड़े माने जाते थे मुकेश अंबानी अमीरियत के बारे में मामले में, लेकिन अगर हम देखेंगे कुछ आंकड़ा है, ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स का ही ये ग्राफिक्स है, डेटा है, और TOI इन टाइम्स ऑफ इंडिया का ग्राफिक्स है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि जनवरी 2020 में अंबानी की संपत्ति $59 बिलियन थी। ओके, और अगस्त 2022 में अभी $91.9 बिलियन है। ठीक है, ग्रोथ हुआ है। अगर हम देखेंगे गौतम अडानी का ग्रोथ तो ज़बरदस्त ढंग से देखने को मिल रहा है। जनवरी 2020 में ये $10 बिलियन का इनका नेटवर्थ था, और अगस्त 2022 में हम देख रहे हैं $137 बिलियन, मतलब 10 से $137 बिलियन। कैसे हुआ, क्या हुआ, आगे बताते हैं आपको। ठीक है, तो अब इस मामले में ये भी देखना होगा कि ये ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार अडानी जो अपने उद्योग हैं उसके समूह का बहुत तेज़ी से विस्तार किया है। डेटा सेंटर, सीमेंट, मीडिया, एल्युमिनियम जैसे क्षेत्रों में काफ़ी काम किया उन्होंने, और इंडस्ट्री खरीदी है, नई इंडस्ट्री भी लगाई है। और अडानी ग्रुप अब भारत के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के जो पोर्ट्स हैं, यानी बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, उसके संचालन और कोयला खनन के मामले में वो आगे हो रहा है, विदेश से कोयला मंगवाने में। इसके अलावा उसका फॉर्चून ब्रांड है, तेल, आटा, चावल, बेसन, बहुत सारे वस्तुएं वो बेचता है। और ब्लूमबर्ग की जो क्रेडिट साइट है उसका ये कई सारी क्रेडिट एजेंसी है, उन सब का हवाला देते हुए कहा गया है कि मुख्य रूप से ये जो ग्रोथ रेट देखने को मिली है यहाँ से यहाँ पर, वो मुख्य रूप से कर्ज के साथ है। उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ज लिया हुआ है, ओवर लिवरेज्ड हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कर्ज लिया हुआ है उन्होंने। फिच एक रेटिंग एजेंसी है और उसका कहना है कि अडानी ओवर लिवरेज्ड, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, बेहद ज़्यादा कर्ज लिया हुआ है उन्होंने, और बिजनेस की जो फंडिंग है मूल रूप से वो कर्ज से हो रही है। और रिपोर्ट में ही कहा गया है कि अडानी समूह की जो कंपनी है उसकी कर्ज आ जाएगी पर भी चिंता व्यक्त की गई है अपनी रिपोर्ट में, फिच ने और तमाम दूसरे उसने कहा है। ओके, और ये कहा है कि ये बहुत जोखिम की बात है कि अडानी ने इतना सारा कर्ज लिया हुआ, और ऐसी कई सारी कंपनियों में वो उन्होंने, ऐसे कई सारे क्षेत्रों में उन्होंने कदम रख दिया जहाँ पर उनकी कंपनियों का और उनका अनुभव नहीं है। तो कुल मिलाकर अडानी की कंपनियों पर 2.3 यानी 2,30,000 करोड़ का कर्जा है, और लगातार नए नए कर्ज वो लेते जा रहे हैं, और इसकी वजह से ओवर लिवरेज्ड हो गया है उनकी कंपनियां। और स्थिति अगर बिगड़ी तो कर्ज के जाल में ये बहुत बुरी तरह से फंस सकता है, और इससे भारत पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो कई सारी बातें, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, तो इन सब को एनालिसिस करके मैंने आपको बताया। ठीक है, एक तो तीसरे नंबर के अमीर आदमी बन गए हैं, दूसरी जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है, कर्जे के बदौलत ही इतनी अमीरियत उन पर दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसकी एक रिपोर्ट आई है, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया 2021। ये अभी अगस्त में जारी हुई है रिपोर्ट, और ये इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है NCRB की। ठीक है, तो उसके अनुसार वर्ष 2021 में भारत में कितने लोगों ने सुसाइड किया है। आंकड़ा पूछा जा रहा है 2021 का, रिपोर्ट है 2022 की। आंसर होगा 1,64,000 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये आंकड़ा है, और ये जो NCRB है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और ये जो संगठन है NCRB, ये क्राइम से रिलेटेड जितने भी डेटा है वो कलेक्ट करता है, और उसका एनालिसिस करना इसका काम है। ओके, तो मतलब हुआ कि 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या कर ली एक साल के अंदर में। अगर पिछले 3 साल का आंकड़ा देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ोतरी हुई है। 2019 में 1,39,000 यानी 1,39,000, 2020 में 1,53,000, और अभी देख रहे हैं 1,64,000 2021 में पिछले साल सुसाइड किया। सुसाइड क्या होता है? अगर कोई पर्सन खुद को मारना चाहे तो उसको
सुसाइड कहते हैं। और सुसाइडल बिहेवियर क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति खुद को मारने की बात करने लगे तो सुसाइडल बिहेवियर होता है, और डिप्रेशन एक बड़ी वजह होती है। ठीक है। और ख़ास बात, एक और बात है आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो 5 ये राज्य दिख रहे हैं ना, इसमें 50% से ज़्यादा सुसाइड केसेस होते हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका, सबसे ज़्यादा सुसाइड के मामले महाराष्ट्र में आते हैं। और टोटल जो देश भर का आंकड़ा है उसमें 13.5% महाराष्ट्र का है। उसके बाद तमिलनाडु का है 11.5%, फिर है मध्य प्रदेश 9.1%, वेस्ट बंगाल है 8.2% और कर्नाटका है 8%। इतने सुसाइडल केसेस हो रहे हैं। ठीक है। तो टॉप 5 जो स्टेट हैं जो 50% हिस्सा रखते हैं वो सब मैंने बताया आपको। अगर महिला पुरुष की बात करेंगे तो पुरुष हैं 72.5% और महिला 27.5% है। और अगर हम बात करेंगे कि कॉज ऑफ सुसाइड क्या है, क्या वजहें हैं जिसकी वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी वजह तो फैमिली प्रॉब्लम है, पारिवारिक जो समस्याएं हैं वो है। 33.2% लोग इसकी वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। इलनेस एक बड़ी वजह भी देखने को मिली है, 18.6% बीमारी की वजह से। उसका स्थान आता है ड्रग एब्यूज, अल्कोहल एडिक्शन की वजह से काफ़ी लोगों का सुसाइड हो रहा है, सुसाइड कर रहे हैं। मैरिज रिलेटेड इशू की वजह से 4.8% है। लव अफेयर की वजह से 4.6% है। बैंकरप्सी वगैरह की वजह से ये 3.9% है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी की वजह से 2.2% टोटल में से आत्महत्या है उसमें हुई है। करियर प्रॉब्लम, प्रोफेशनल प्रॉब्लम, इन सब से 1.6% है। तो ये सब आंकड़े हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। और अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में सबसे ज़्यादा सुसाइड किस प्रोफेशन के लोगों ने किए हैं? कौन सा प्रोफेशन है इसमें से? आंसर होगा दैनिक मजदूर, जो डेली वेजर्स हैं ना, डेली वेज अर्नर्स हैं, उनका सबसे बड़ा आंकड़ा है सुसाइड करने में। कितना है? 25.6%, इतना ज़्यादा है इस पूरे में डेली वेजर्स हैं, जिनकी बात कोई नहीं करता है। ये मर जाए, बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं होती है। अभी जो चर्चा होगी ना, न्यूज़, चूँकि आंकड़े आए हैं इसलिए ये भी एक डेटा में शामिल हो गया, लेकिन और कोई चर्चा नहीं होगी क्योंकि ये सबसे डेली वेजर्स हैं, सबसे गरीब जो समाज का एक क्षेत्र है, समाज का एक सबसे गरीब जो समुदाय है वो डेली वेजर्स माना जा सकता है। डेली दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर लोग, ये सब हुए। ओके। तो उसके बाद स्थान कौन सा है? हाउस वाइफ्स का है, 14.1%। फिर स्थान आता है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस का, 12.3% है ऐसे। प्रोफेशनल्स 9.7%। अनएम्प्लॉयड पर्सन है 8.4%, जिन्होंने टोटल में से सुसाइड किया है इतने परसेंट। स्टूडेंट भी है बड़ी मात्रा में, 8% स्टूडेंट है, बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है। तो ये स्थिति देखने को मिल रही है। ये सब आंकड़ा विश्लेषण क्यों ज़रूरी है? अगर एग्जामिनेशन में भारत में सुसाइड पर लिखने को कहा जाए तो यही सब आपको काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं बता रहा हूं उसका PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेली का PDF फ्री होता है, और बाकी जो PDF अगर लेना चाहते हैं आप इस साल का पूरा, तो वो उसके लिए आपको मेंबरशिप लेना होगा। 1 ईयर का मेंबरशिप है, 1 साल का, और इसके ज़रिए आपको मिलता है करंट अफेयर्स का PDF। डेली तो मिलता ही है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, और पिछले सालों के भी करंट अफेयर्स के PDF मिल जाते हैं आपको। 2 तरह के होते हैं, एक होता है 1 लाइनर, क्वेश्चन आंसर फटाफट एग्ज़ाम के पहले प्रिपरेशन के लिए, और एक होता है MCQ विद डिटेल नोट्स, ताकि आप बढ़िया से तैयारी कर सकें। इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट होता है, एवरी संडे को एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ होता है, और अभी यूपी SSSC PET का टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुका है, तो मेंबर्स जो हैं वो दे सकते हैं। और हाँ, BPSC का एग्जामिनेशन आने वाला है, तो उसके भी जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगे, 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएंगे। ओके। और कई सारे अलग अलग एग्ज़ाम के टेस्ट सीरीज़ हैं। डिस्काउंट है बुक्स पे और फ्री शिपिंग भी है। तो बुक्स जो है वो
तकरीबन 40% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं अमेजन पे भी है और सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उस पर भी है। और ये जो मेंबरशिप है इसके जरिए आप ऐप के थ्रू यानी सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है गूगल प्ले पर है, डाउनलोड करके आप शानदार तैयारी कर सकते हैं करंट अफेयर्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया 2021, उसके अनुसार वर्ष 2021 में भारत में कितने स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है? आंसर होगा 13,089। न्यूज़ देख रहे हैं आप, न्यूज़ में क्या है, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि स्टूडेंट का जो सुसाइड है भारत में वो पिछले 5 वर्ष में सबसे ज़्यादा है 2021 में। ओके, और इसमें 7,396 स्टूडेंट मतलब वो पुरुष हैं और 5,693 छात्राएं हैं यानी फीमेल हैं जिन लोगों ने सुसाइड किया स्टूडेंट के मामले में। ओके, पिछले 5 साल का अगर हम देखेंगे तो ये आंकड़ा दिख रहा है कि 2017 में 9,905 सुसाइड हुए थे स्टूडेंट के, फिर 2018 में बढ़ गए, 19 में बढ़े, 20 में काफ़ी बढ़े और 21 में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये आंकड़ा देखने को मिल रहा है कि बढ़ रहा है आंकड़ा। और अगर टॉप 5 राज्यों की बात करेंगे कहाँ पर सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं स्टूडेंट की, तो महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, इन सब क्षेत्रों में। वजह क्या है सुसाइड के स्टूडेंट की? तो इस रिपोर्ट में, एनसीआरबी की रिपोर्ट में इसके बारे में बताया नहीं गया, उल्लेखित नहीं किया गया कि क्या वजह है कि स्टूडेंट जो इतनी बड़ी संख्या में सुसाइड कर रहे हैं भारत में। ठीक है, तो एक चिंतित करने वाली ये रिपोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एनसीआरबी से अलग, अभी तक हमने सुसाइडल जो डेटा था वो दिया था और एक्सीडेंटल डेटा भी है, भारत में क्या कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, रोड सेफ्टी का क्या हाल है, तो उन सब के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच में युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2022 कहाँ पर आयोजित किया, किस जगह पर? आंसर होगा बकलोह। ये कौन से कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इंडिया यूएस ये मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित किया गया है वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, बकलोह जगह है, वहीं पर इसको आयोजित किया गया है। और इसमें क्या हुआ, तो आतंकवाद विरोधी अभियानों को लेकर अभ्यास वहाँ पर किए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अभिजीत सेन का निधन हो गया है 29 अगस्त 2022 को, तो वो इनमें से क्या थे, क्यों प्रसिद्ध थे? आंसर होगा अर्थशास्त्री थे वो, और योजना आयोग जो उसको ख़त्म कर दिया गया और अब नीति आयोग हो गया है। तो जब योजना आयोग था तो उसके सदस्य रह चुके थे। ओके, फोटोग्राफ ये रहा। 72 ईयर के थे, उनका निधन हुआ। ओके, कब से कब तक योजना आयोग के मेंबर थे, तो 2004 से 2014 तक। उनको पद्म भूषण भी मिल चुका है 2010 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की? आंसर होगा उत्तराखंड। इस योजना को राष्ट्रीय खेल दिवस यानी 29 अगस्त को लॉन्च किया गया था। ओके, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्यों? हॉकी के जादूगर और महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। ठीक है, तो ये योजना शुरू की गई उत्तराखंड सरकार के द्वारा, और इसमें यही होगा कि 8 से 14 वर्ष तक के जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनको छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप दी जाएगी 1500 रुपये प्रति माह। ओके, उत्तराखंड, वहाँ के गवर्नर अभी कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, और मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 30 अगस्त को। व्हेल शार्क के महत्व और इसके प्रोटेक्शन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2022 की थीम क्या है? शार्क का भविष्य हमारे समुद्र के संरक्षक, द फ्यूचर ऑफ शार्क गार्जियन ऑफ आवर सी, ये है थीम। ठीक है, और भारत में
एक एनजीओ है गैर लाभकारी वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वो कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप इन सब जगहों पर मैंगलोर में भी ये वेल शार्क बचाओ अभियान भी चला रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 31 अगस्त को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये दिवस घोषित किया हुआ है। अफ्रीकी लोग जो मूल के लोग हैं उनके जो अधिकार हैं इन सब को, उनके बारे में जो उनको लेकर जो भेदभाव होते हैं उन सबको ख़त्म करने के लिए। ओके, तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और कमेंट कर सकते हैं आप पसंद आया हो तो, और शेयर जरूर कर दीजिए इस वीडियो को। और आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ का गूगल प्ले से। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।